वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग अपने 5 दिसंबर की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करके कंप्लीट भी करेंगे। आप सभी लोग पुरानी वीडियोस को कंप्लीट कर लो। नवंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स अपलोड हो गए हैं उनको कंप्लीट करो। और दिसंबर से अगर आप स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग दिसंबर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या करंट अफेयर को स्टार्ट करें, क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत सारे हमारे सीएपीएफ के बच्चे हैं जो कि सीएपीएफ की तैयारी अब दिसंबर में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो अपनी दिसंबर में 1 दिसंबर से करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही भी कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम जो है वो अगस्त में होता है, तो उससे पहले की कुछ मंथ्स में आप दिसंबर से स्टार्ट कर लो तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हो तो दिसंबर से स्टार्ट करना नहीं जमेगा, आपको थोड़ा पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने आगे के करंट अफेयर्स को। और ये हमारा पेड ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ आपका ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी और आप सभी लोगों को जो है वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हम लोगों के। सबसे पहला ओजोन लेयर, जो कि काफी न्यूज में रहती है। पौधों की भाषा, इंडिया का हिमालयन रीजन और आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो, सबसे पहला हम लोगों का जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि ओजोन लेयर का क्या सीन चल रहा है कर्नाटका में, सॉरी अंटार्कटिका में, सॉरी, कर्नाटका तो अपने इंडिया में है। सो एंटार्क्टिक जोन, आप सभी लोग जानते हैं कि एंटार्क्टिक जो रीजन है पूरा, वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, या यूं कह लीजिए पॉपुलेशन रहती ही नहीं है। तो एंटार्क्टिका का जितना भी रीजन है वो पूरा ऑलमोस्ट ओजोन लेयर से सराउंडेड है। और अभी ये देखा जा रहा है काफी समय से कि ओजोन लेयर में वहां पे हो गया है होल। होल का मतलब समझते हैं, छिद्र। तो वहां पर एक छिद्र देखा गया है। अब उस छिद्र का क्या कारण हो सकता है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, लेकिन ओजोन लेयर का हमारे पूरे हमारे लिए उसका होना भी बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में और सब जगह पे चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो सकती है ना। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ओजोन लेयर। ऐसा देखा गया है कि काफी डिक्लाइन हो गई है। इससे जुड़ा हुआ हमारा एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्जैक्टली ओजोन डिप्लीशन से जुड़ा हुआ है। ओजोन डिप्लीशन का अर्थ होता है ओजोन परत का क्षय हो जाना, खत्म हो जाना। ये ट्रीटी 1987 में साइन होके 1989 में फोर्स में आई थी, जिसमें ये बोला गया था कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो कि ओजोन को क्षय करते हैं या फिर उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, उसको हम यहाँ से हटा देंगे, बैन कर देंगे, ऐसा बोला गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आपने एनवायरनमेंट का पूरा आर्टिकल, एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो ये वाला आर्टिकल है, ये यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन के ऊपर बात करता है, मोन्ट्रील में। अब मैं ये बता दूं कि ये जो मोन्ट्रील है, ये एक जगह है कनाडा में। वहां पर इससे जुड़ा हुआ समिट हुआ था, इसलिए ये जो है पूरा उसी से जुड़ा हुआ कहा जाता है। अब हम आगे की बात करें फिलहाल की, तो कुछ सालों में वापस से ओजोन होल दिखने लग गए हैं। जो छिद्र हैं वो वापस से दिखने लग गए हैं। और इसी इसी का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये बताया गया है, काफी लोगों ने जब इसके ऊपर स्टडी करी, जैसे अनिका सेपला ने न्यूजीलैंड की अपने और लोगों के साथ इसके ऊपर स्टडी की, तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि 2001 से 2022 तक हर महीने, हर दिन किस प्रकार से एंटार्क्टिक ओजोन होल में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर पूरी स्टडी करी। और पुराना डेटा यूज ना करके उन्होंने प्रॉपरली स्टडी करते हुए बताया कि किस तरीके से ओजोन होल वहां पे चेंज होता जा रहा है, उसका जो एक तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। और ऐसे ही हम लोगों ने सैटेलाइट से डेटा भी इकट्ठा किया। हमने बहुत टाइम से पहले 2022 से सैटेलाइट से भी काफी डेटा इकट्ठा किया, वो भी सरप्राइजिंग हुआ।
उसमें पॉजिटिव चीजें देखने को मिली। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम लोगों ने ये सब चेक करना शुरू किया, और वही है कि ओजोन होल डिप्लीशन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करने का सबसे बड़ा एक जो तरीका है, सबसे बड़ा इसका रीजन ही यही है। तो ओजोन हेयर होल जो है यहाँ पर वो मीजोस्फेयर में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं ओजोन होल का मतलब क्या होता है, ओजोन होल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ओजोन की जो परत जितनी होनी चाहिए वो उससे बहुत ही पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 220 DU से भी कम हो जाता है, उसे कहते हैं ओजोन होल। ठीक है। तो जब एक रिडक्शन हो जाती है स्ट्राटोस्फेयर में उसे बोला जाता है ओजोन होल। तो ओजोन होल के ऊपर कई बार पहले भी सवाल आ चुके हैं, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। तो स्ट्राटोस्फेयर में जिसका अमाउंट कम हो जाता है उसे कहते हैं ओजोन होल का डिप्लीशन हो जाना, और इसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल जो गैस होती है सबसे ज्यादा वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कौन से? क्लोरोफोर फ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एमिशन होते हैं। क्या हम लोग कोई ओजोन लेयर का दिन भी मनाते हैं? तो बिल्कुल, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन जो है उसका दिन भी मनाया जाता है। ठीक है भाई। एनवायरमेंटल इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर ध्यान देना हमारा एक काफी बड़ा टॉपिक बन जाना चाहिए। बिल्कुल, अब काफी ज्यादा चीजें बनी भी हैं। ओजोन होल अगर ऐसे ही डिप्लीट होता गया तो आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ओजोन होल हमें सन से होने वाली यूवी रेज से प्रोटेक्शन देते हैं, और वो होनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना गर्मी और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमारे लिए बढ़ते ही चले जाएंगे। तो उन सबको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। समझे भाई? तो ओजोन होल के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था वो मैंने बता दिया, और उसके बाद बहुत सारे और भी इसमें चेंजेस आए हैं। तो मेन आपको वही याद रखना है, मॉन्ट्रियल 1997 का। और ओजोन होल के ऊपर पूरा है, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर के इसको साइन किया था, और साथ ही साथ सारी कंट्रीज ने मिलकर के डिसाइड किया था कि हम लोग ओजोन होल डिप्लीशन पे काम करें। बढ़ते हम लोग अपने सेकेंड आर्टिकल की तरफ, द लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स। अब अभी हाल फिलहाल में जापान में टोयोटा, प्रोफेसर मैसट गागू टोयोटा नाम है उनका, सैदगेमा यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बताया है कि प्लांट्स भी, पौधे भी एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, वो भी यहाँ पर अपना उन्होंने ये तरीका निकाला है। उन्होंने इस पूरे को पब्लिश किया अक्टूबर 17 को। डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे इस चीज की डिस्कवरी की गई, तो आंसर आपको पता होना चाहिए। पर्सन का नाम प्रोफेसर मासात्सुगु टोयोटा, प्लेस का नाम है सैतेमा यूनिवर्सिटी जापान की, जहाँ पे ये पता चला है कि प्लांट्स भी आपस में कम्युनिकेट जो है वो करते हैं। और ये सब विजुअली कैप्चरिंग प्लांट प्लांट कम्युनिकेशन से थ्रू देखा गया है कि प्लांट किस तरीके से जो है आपस में बात करते हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं चीजों को लेके। ठीक है। तो ये सब प्लांट रिसर्च के ऊपर देखा गया, और इसको बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की लैंग्वेज जो है आपस में कम्युनिकेशन करने की, जैसे जो वो कम्युनिकेट किससे करते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, आगे वो अपना पूरा प्रोसेस करते हैं। तो इसी तरीके से जो है आपस में जितने भी हमारे ये कंपोनेंट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसे कहते हैं हम लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स। अभी इसके ऊपर एक काफी बड़ी रिसर्च हुई है, बुक भी इसके ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स करके। तो अभी फिलहाल की जो यहाँ पर अभी डिस्कवरी हुई है, हम सिर्फ उसी के ऊपर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये डिस्कवरी जो है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। अभी ऐसा बोला जाता है कि भाई फ्लावर्स जो है आपस में वो भी बात करते हैं। जापान में एक नाम है हानाको टोबा, ये है नाम, आप इसको नोट कर लो, हानाको टोबा। जापान में ये नाम यूज किया जाता है, ये जापानीज लैंग्वेज का है जो कि लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स के रूप में जानी जाती है।
तो इसके पीछे भी एक साइंस कही जाती है कि आपस में क्या डिस्कवर है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो चीजों पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर प्लांट किसी भी चीज को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे तो लैंग्वेज कम्युनिकेट करना कहते हैं। लैंग्वेज का नेसेसरी मीनिंग नहीं है कि आप लोग कोई कोई वर्ड्स में ही बात करें। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी चीज को, तो वो आप डिफेंस कर रहे हो, तो वो भी एक लैंग्वेज के रूप में ही आता है। अभी वो लैंग्वेज पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं है कैसे है पूरा। अब कैल्शियम जिन जिन प्लांट्स में होगा उसमें ये चीज देखी जाती है। कैल्शियम आयंस जो है वो सेल्स में जाते हैं, प्लांट लीव्स में जाते हैं, उसका डिफेंस मैकेनिज्म रन करता है। कैल्शियम इसका काफी बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम जो है यहाँ पर डिफेंसिव रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, प्लांट के रिस्पॉन्सेस जो है वो यहीं पर प्रोफेसर मसात सुगु टोयोटा उन्होंने ही यहाँ पर बताया कि भाई किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इस टेक्निक के थ्रू इस चीज को जाना गया है। और यही जो हमारे ग्रीन लीव वॉलेटाइल्स हैं, ये जब भी प्रेजेंट होंगे, ये कैल्शियम लेवल्स बढ़ा देते हैं। कैल्शियम लेवल्स बढ़ने की वजह से वो जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड ज्यादा करता है, जिसकी वजह से एक तरीके से रिस्पॉन्स सिस्टम बढ़ेगा और डिफेंस की स्ट्रैटेजीज बढ़ती है। इसे ही बोला जाता है कि प्लांट्स जो है हमारे वो रिस्पॉन्स करते हैं। इसको बोला गया लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स। लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स का मतलब ये नहीं कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से बातें कर रहा है यहाँ पर, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, हम लोगों के पास वर्ड्स एंड कम्युनिकेट करने के लिए। ये मतलब नहीं है इस बात का। इसका सीधा मीनिंग है कि दे आर यूजिंग और गिविंग सम रिस्पॉन्सेस, राइट। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है इंडिया का हिमालय रीजन। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही उत्तरकाशी जो टनल है हमारी उत्तराखंड में, वहां पर उसका कोलैप्स हुआ है। तो उत्तरकाशी टनल जैसे कि अभी कोलैप्स हो गई है, तो उसकी वजह से अब ये बड़ी इशू और काफी बड़ी न्यूज बन गई है कि हिमालय का जो रीजन है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू हो गया है ना। अब जैसे हम लोग चार धाम के प्रोजेक्ट में जाते हैं, चार धाम जो चार धाम में वो बात नहीं कर रही कि चार धाम आपके वही पूरे इंडिया वाले, छोटे चार धाम भी हैं जो कि टोटली लोकेटेड कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो इन सब में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दे दी है कि अगर ये सब चीजें हो जाएंगी इन फ्यूचर तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पूरा जो हमारा हिमालयन रीजन है इंडिया का, बहुत ज्यादा फ्रिजाइल, बहुत ज्यादा नाजुक क्षेत्र है। वहां पर लोग जो है वो वाहन लेकर इतने ज्यादा अमाउंट में पहुंच जाते हैं, प्लस वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतने चल रहे हैं। वहां पे खुद के लोग लोकल्स भी रहते हैं, वो अपनी शॉप भी रन कर रहे हैं, वहां पे पानी का बहाव भी रहता है। तो क्या ये एरिया इतना बड़ा टूरिज्म, लोकल शॉप, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्या वो हैंडल कर सकता है? क्या ये चीज जो हम रोड्स को चौड़ा करते जा रहे हैं क्योंकि वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करना है, वहां की जीडीपी को ग्रो करना है, तो उसके लिए अगर हम रोड्स को और चौड़ा करेंगे तो क्या परमिशन मिलना उसके लिए सही है? मतलब अगर ऐसा होगा तो कोलैप्स तो होंगी चीजें। तो यही चीज काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। तो उसके लिए यहाँ पर यही बोला गया है, जब अटल टनल बनाई गई थी कुल्लू लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में, तो बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके बनाया गया था, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से बनाई गई थी। तो जब भी आप कभी भी ऐसे काम करते हैं, हिमालयन रीजन में कोई भी छेड़छाड़ होती है, तो वहां पे जियोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और वही लोग बैठ के पूरा फॉर्मुलेट करें और उनके कहे अनुसार अगर रिजेक्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो उसको रिजेक्शन में भी होना चाहिए, सिर्फ किसी एक के फायदे में नहीं होना चाहिए। रेजिडेंट्स को भी यहाँ पर देखना चाहिए, ग्रुप्स मीटिंग होनी चाहिए। और एनएचएआई जो हमारे ये सारे काम देखती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको ये देखना चाहिए कि वो रोड्स जो है ना वो एक्चुअल लैंड पे बना रहे, पेपर्स में ऑफिस में बैठ के नहीं बना रहे हैं। जितने भी ये फेलियर्स हुए उनसे लर्न करने की जरूरत है, और ऐसे फेलियर्स ना हो आगे उसको भी कौन पूरा देखने की जरूरत है। बहुत सारे जो है जैसे बीआरओ है, बीआरओ हर जगह नहीं करती है काम, हर जगह उनको परमिशन नहीं देती है कि भाई यहाँ पे भी रोड बनाओ, यहाँ पे भी रोड बनाओ। ग्राम सड़क योजना में भी नहीं है, फिक्स्ड है उनका काम। ठीक है, टारगेट्स हैं उनके पास, प्रॉपर तरीके से काम होता है। लेकिन वही एनएचएआई है, हर जगह पे रोड्स बना देना, टेंडर पास कर देना, तो उससे तो फिर ये जो टनल के प्रोसेस है और ये सारी चीजें हैं, ये तो बहुत ज्यादा फिर लोगों को नुकसान देना शुरू कर देगी ना। तो इस तरीके से ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और जो जितना भी हमारे टनल का कोलैप्स हुआ है और जितनी भी ये चीजें हैं, वल्नरेबिलिटी जैसे हम कहते हैं, ये बहुत ज्यादा रोकने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितना जितना अभी तक हुआ है, 17 दिन लग गए 41 वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए।
राइट। कितना जबरदस्त ये प्रोसेस हुआ होगा। ये पूरा जो हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से हुआ था। टनल का नाम मैं बता देती हूँ, उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। उत्तरकाशी में कौन सी टनल है? सिल्क यारा टनल। 200 मीटर कोलैप्स हो गई, किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन वही है कि बचा लिया गया। और बचाने के बाद इतने दिन लग गए उनको बाहर निकालने के लिए। नॉर्दर्न इंडिया में 41 वर्कर्स। तो ये हमारी एक फेलियर को ही तो दिखाता है। यही तो दिखाता है कि किस तरीके से फेल हो गए। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो वहां के सीएम है, उन्होंने भी इसके ऊपर काफी बातें कही हैं। और साथ ही साथ जितने भी रेस्क्यू किए गए लोग हैं उनको करीब 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। और उनको घर भेजा जाएगा 15 से 20 दिन के लिए। उनको कोई काम नहीं किया जाएगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने दिया जाएगा। और काफी सारी चीजें उनके ऊपर कही गई है। लेकिन कहने से क्या होता है? ये जो पूरा डिब्रिस हुआ, इंजीनियर्स को यहाँ पे चेक होना चाहिए था। और सुरक्षा जो है वो पूरी देखनी चाहिए थी, पर वो बात है ना, हुआ नहीं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं पेपर्स में, या मैं भी आपको बताती हूँ ऐसे वैसे। पढ़ते तो बहुत कुछ है हम लोग, पर क्या उतना प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं? क्या उतनी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं? नहीं होते। क्या उतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस होता है? नहीं होता। राइट। ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। केवल इंजीनियर्स से काम नहीं चलेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हिमालयन रीजन को डेप्थ में जानते हैं, जो लैंडस्लाइड्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं, कहाँ पे क्या हो सकता है, रोड्स को चौड़े करने से पहले, टनल्स बनाने से पहले, उन सबका फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अटल टनल के समय किया था। अटल टनल का जो एक तरीके से मेजर और पूरा था ना, वो आज भी पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल है। जिस तरीके से उसको बनाया गया है और जिस तरीके से उसमें सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है, तो वो चीज यहाँ पे भी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है भाई, लास्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं हम लोगों का। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिवाला और दिवालियापन संहिता इसको बोला जाता है। ये एक ऐसा कोड होता है जिसकी वजह से कंपनीज अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो अभी इसके ऊपर काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब ये भी समझ लेते हैं हुआ क्यों है ऐसा। क्योंकि सबसे पहले तो जो बैंकरप्ट हो गए, दिवाला जिनका निकल गया, जिन्होंने खुद को घोषित कर दिया कि भाई उनके पास अब कुछ भी जो है राशि नहीं बची है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे पता चल गया। लेकिन अगर किसी पर्सन को बैंक ने कर दिया कि ये इसका अब दिवालियापन हो गया, तो वो बैंकरप्ट कहलाता है। अब ये जो हमने रिकवरी रेट करा है इस तरीके से, ये काफी कम हो गया, क्योंकि बैंकरप्सी के लिए पहले तो अप्रूवल बहुत कम मिले हैं जजेस की तरफ से। तो इसकी वजह से जो इंडिया में क्रेडिट कल्चर है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो गया। हर कंपनी अपने ड्यू यहाँ पे पे नहीं कर पाई, और रिकवरी रेट सही नहीं हो पाए। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो हमारा आया था 2016 में, वो यही था कि भाई हम लोग जितने भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनसे प्रोटेक्शन ले सके, उनको अमेंड कर सके, बॉडी बनाई जा सके। पर वही है कि अभी तक उतना ज्यादा अमाउंट में इसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया, उतने ज्यादा अमाउंट में इसके ऊपर वर्क जो है वो किया नहीं गया। आज देख लेते हैं भाई हम लोग यहाँ पर, आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के पावर क्राइसिस के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल फिलहाल में पावर क्राइसिस देखने को मिला है। तो जो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवाती हूँ ना, ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ने। ये पावर क्राइसिस और ये क्वेश्चन सुना है जी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो ये पावर क्राइसिस है, इसमें क्या क्या इश्यूज आए इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सही नहीं था, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टेप्स लिए हैं। वो तो एक बाय डिफॉल्ट करेक्ट स्टेटमेंट ही होती है। 16-16 घंटा यहाँ पर उनका जो है बिजली जो है वो कटी है। 42 रुपीज की एक हो गई यहाँ पर। और इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार को 31,000 करोड़ रुपए देने पड़े, ताकि वो पूरा एक ध्यान से कर सके, पूरी चीजों को बढ़ा सके। क्योंकि पानी की कमी रही है, रेनफॉल बहुत कम रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो नहीं पाया। ठीक है, इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। ऐसा नहीं कि नेचुरल डिजास्टर्स ही सिर्फ कारण बने हैं, लॉन्ग पावर कट्स बने हैं। डेली डेली 1500 से 2000 मेगावाट की शॉर्टेज बन रही थी, लॉन्ग पावर कट्स करने पड़ गए। तो यहाँ पर उन्होंने 31,000 करोड़ रुपए नदन ग्रिड जो है पूरा, वहां से बोरो किया है, खरीदा है उनसे। स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं,
इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ लाइन है, फिर भी मतलब वो रीजन जो है वहां पर तो इतनी रिवर्स फ्लो करती है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी खूब है, टूरिज्म खूब है, बट स्टिल वहां पर भी ये सब चीजें देखने को मिली है। और विंटर्स में तो खूब लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो उनका टूरिज्म सेक्टर पूरा ठप हो गया इन सब चीजों की वजह से। काफी न्यूज आई थी इसके ऊपर भी, जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा जो पावर कट हो रहा है, 18 घंटे हो रहा है कहीं पर, कहीं पे मतलब कितना ज्यादा हो रहा है। तो वही है कि डेली डेली हो रहा है, वर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो रहा है, इतना इतना डिमांड यहाँ पर 70 लाख लोगों के ऊपर। तो ये पूरे के लिए गवर्नेंस ही पूरी जिम्मेदार है। कलेक्टिव पनिशमेंट के ऊपर बात की गई थी, अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन हो रही है, तो अब इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काफी नुकसान पड़ गया, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये जन धन योजना के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत पुराना मिशन चल रहा है ये। जन धन योजना क्या है, ये किसके बारे में बात करता है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, देख लेते हैं इसको। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना पूरे इंडिया के लोगों के साथ इंक्लूड करने का, उनका एक अकाउंट मैनेज करने का, 10 से ऊपर साल के हर एक व्यक्ति का अकाउंट मैनेज करने का है। ये 28 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था, और 15 अगस्त की स्पीच में बोलते हुए 28 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया था। मोटो इसका रखा गया था, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसको जो मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, मिनिस्ट्री यहाँ पर हैंडल कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री, मेन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है पूरा, निर्मला सीतारमन के अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसको पूरा देख रहा है। और मेरा खाता भाग्य विधाता की जो पूरी स्कीम है, इसमें हर एक जो पर्सन है उसको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ताकि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो और यहाँ पर आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाए, समझे। सेविंग्स होनी बहुत जरूरी है इसके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 2,000 रुपए का आपको ओडी फैसिलिटी दी जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट किया। तो ये है बेसिकली यहाँ पर आपका क्वेश्चन। आज का हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, उससे देश के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में क्या फायदा मिला है, देश के लोकतांत्रिक परंपरा में, शासन में क्या महत्व देखने को मिला है, वो हमें बताना है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग से क्या फायदे मिलते हैं। मतलब मिलते हैं ये ऐसा नहीं है, हमेशा तो बनती नहीं है, इतने सालों बाद जाकर के पहली बार यहाँ पर ये बनाई गई है, तो उसका हमारे से क्या एक बेनिफिशियल हमको मिला है, ठीक है, वो हमको बताना है यहाँ पर कि इंडिया के डेमोक्रेसी को इससे क्या फायदा मिला है, ठीक है। तो वही सब हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आप लोगों ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में तो पढ़ा ही है ना। तो अब हमको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के हमारा डेमोक्रेसी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मेंस की आंसर राइटिंग के लिए जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए नहीं पूछा जाएगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर न्यू इंडिया किसने कंस्ट्रक्ट किया, क्या डिजाइन किया, वो तो आपको पता नहीं बताना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर उसमें सेंगोल बनाया गया। जरूरत क्या थी, पहले तो आपको ये बताना है इम्प्लीकेशन में जरूरत क्या है। तो देखो यार, जरूरत में सबसे पहली जरूरत स्पेस ज्यादा चाहिए, स्पेस बहुत कम हो रहा है, स्पेस ज्यादा चाहिए, फिक्स हो गई है सीट, उसको बढ़ाना है, हमारी हेरिटेज को बढ़ाना है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत चीजें चाहिए, क्योंकि वहां पर वाटर सप्लाई, एसी की सर्विसेज, सीसीटीवी कैमरा, वो सब हमें नई नई चीजें लेके आनी थी, ठीक है। अब हमें सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि अब जो है दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, जिसमें अर्थक्वेक का जो रीजन है वो ज्यादा हो जाता है, तो हमें उस चीज के लिए देखना था। साथ ही साथ ऑफिस के स्पेस, जो कमिटीज बैठते उनके स्पेस में थोड़ा सा कम था, पुअर था उनके पास, तो वो हमें चीजें काफी ज्यादा बड़े में चाहिए थी, सीटिंग कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए थी, और फैसिलिटीज को बढ़ाना था। तो इसी के लिए हम लोगों को ये पूरा एक बिल्डिंग जो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो यही आप लोगों को बताना था कि हम लोग को किस लिए इससे फायदा दिया। तो पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हमें हेल्प करे। क्लियर हुआ भाई सभी लोगों को यहाँ तक। तो ये आर्टिकल्स जितने भी बताएं कंप्लीट करना। और एक चीज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि अब से आपको काफी नई वीडियोस भी जो है वो मिलेंगी करंट अफेयर से जुड़ी हुई। आप उस वीडियोस के लिए साथ में जुड़े रहे। अगर आपने उस वीडियोस को प्यार दिया तो डेफिनेटली वो न्यू वीडियोस और भी बनाई जाएंगी।
मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए।